आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मिल चुकी हूँ नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं पंचायत घर जा रही हूँ और दिन का टाइम है और अभी रास्ते में पहुँच चुकी हूँ और मिल चुकी हूँ नए ब्लॉग नई वीडियो के साथ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना और लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज की ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आजकल जो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है उनके बारे में आज अवगत करवाऊंगी मैं, क्योंकि आज हमारे पंचायत घर में हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए एसडीएम सर और जैसे एनडीआरएफ की टीम, बाकी और बहुत सारे सदस्य हैं जो आ रहे हैं हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आपके साथ में मैं वो इन्फॉर्मेशन साझा करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथ दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो सबके लिए ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। ओके बाय, आगे मिलती हूँ ब्लॉग में। ब्लॉग को पूरा देखना ना भूलें। आज मैं उसी पॉइंट पे खड़ी हूँ जहाँ से मैंने कई बार वीडियो बना चुकी हूँ मैं। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा लगता है हमारा सुंदरनगर शहर। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं हरा बाग है। और आज मैं स्कूटी पे जा रही हूँ, स्कूटी लेके जा रही हूँ और साथ में मेरे साथ जा रहे हैं आज मेरे साथी वार्ड मेंबर जो है अंजना दीदी, वो भी जा रहे हैं साथ में। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको आगे ब्लॉग में। ये है मेरे घर की साइड का नज़ारा और यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। ये उधर आप देख रहे हैं ये 4 लाइन है और ये हमारा एनएच है। ये जो मुरारी माता के मंदिर के लिए रोड जाता है और मेरे मायके के लिए भी यही रोड जाता है ऊपर के लिए। और मैं यहाँ पे मेन रोड पे खड़ी हूँ। यहाँ से मैं लिंक रोड में जाऊँगी जहाँ के लिए अभी बस लगी है। मैंने आपको ब्लॉग में बताया हुआ था कि बस भी लगी है हमारे रोड में, तो ये बस मेरे घर के लिए जाती है। और अभी मैं इस रोड से जाने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पे सुंदरनगर है। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है सुंदरनगर मेरे घर से। दोबारा से कोरियर, और मैं हर बार कोरियर की वीडियो ज़रूर दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास आज मैंने फ्लिपकार्ट से एक साड़ी मंगवाई थी दोबारा से, और देखते हैं कैसी निकलती है। अभी मैंने खोला नहीं है। अभी दीदी बोल रहे हैं कि मुझे भी बता दे, तो मैं अभी बताने जा रही हूँ। दीदी खोलेंगे और मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोग भी देखना कि कैसी लगी। तो गाइस यहाँ पे जिन लोगों का वेट कर रहे थे हम लोग, वो लोग भी आ चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है और अभी यहाँ पे हमारे सुंदरनगर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार सर और बाकी सदस्य भी आ चुके हैं और पटवारी सर भी है यहाँ पे। और अभी सब लोगों का वेलकम हो रहा है, जैसे हमारे पंचायत में सभी लोगों का होता है वैसे ही इन लोगों का भी वेलकम किया जा रहा है फूल और बुके के साथ। और मैं बना रही हूँ वीडियो, आज सबकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फ़ोन ले लिया है मेरे पास, तो अभी मैं भी देने वाली हूँ एक फूल। तो गाइस अभी हम लोग रोड पे गए हुए थे, रोड से थोड़ा सा नीचे और रास्ते से लाने के लिए इनको। तो अभी सब लोग प्रस्थान कर रहे हैं हमारे आंगन में, जैसे हमारी पंचायत घर के आंगन में अभी सब लोग पहुंच चुके हैं और सब ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और हम लोग भी देख रहे हैं इनका अरेंजमेंट। और अभी जिन लोगों को हम लोगों ने बुलाया हुआ था, जैसे जनता को सूचित किया जाता है, तो उनको बुलाया हुआ था, तो अभी चेयर साथ खाली है क्योंकि लोग आए नहीं हैं और ये लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था हो रही है। तो अभी सब लोग, जो हमारा गेस्ट रूम है हमने तैयार करके रखा हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं बैठने के लिए थोड़ी देर। तो वहाँ पे चाय पानी होगा, उसके बाद से अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। और
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है। तो आगे मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने आए हैं और कैसा कैंप रखा हुआ है, जागरूकता का कैंप रखा हुआ है इन लोगों ने। तो आगे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना कि कौन सा प्रोग्राम है और क्या क्या जानकारी देने वाले हैं हमें। शशि एनडीआरएफ टीम से नायब तहसीलदार, प्रधान ग्राम पंचायत चमुखा और सभी जो मेंबर हैं पंचायत के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ पे आने का हमारे को सौभाग्य प्रदान करा। आपको बता दें कि ये अपने बारे में बताते हैं एनडीआरएफ के लिए कि एनडीआरएफ कैसे काम करती है और इसका कैसे गठन हुआ। एक टाइम गवर्नमेंट को लगा कि कोई डिजास्टर आता था तो रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई उसके पास साधन नहीं होते। कोई आदमी तो सबसे पहले आपको पता कम्युनिटी होती है जो रिस्क्यूर होती है बचाव के लिए, लेकिन उसके पास कोई संसाधन नहीं होते तो वो कैसे बचाव करेगा। अब सबसे पहले एक भूकंप आया था, उस टाइम गवर्नमेंट को लगा था कि हमारे पास ऐसा कोई ट्रूप्स होना चाहिए जो कि डिजास्टर के टाइम काम आए। तो वैसे तो आपको पता है ऑलरेडी कितनी फोर्सेस है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, कई प्रकार की। तो उनसे उन्होंने क्या कर रखा है कि एक एक दो दो यूनिट जो है उनको बोल रखा कि आप डिजास्टर के लिए एनडीआरएफ तैयार करो, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जब कोई बड़े पैमाने में कोई डिजास्टर आता है तो ये एनडीआरएफ जो होती है उसमें प्रतिभा बनती है और इसके एक सीक्वेंस से काम करती है। हमारी टीमें बनाई जाती है, हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है। हम भी वैसे नॉर्मल जो है फौज से, आईटीबीपी से हैं और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं वो इसमें आते हैं 7 साल एज ए डेपुटेशन, फिर हम अपनी फोर्स में चले जाते हैं। और नॉर्मल आपको पता ही है कि आए दिन नीचे बाढ़ तो आती है, में काम करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल का हमारी ट्रेनिंग पीरियड होती है और ट्रेनिंग टाइम पे हमारे को सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, भूकंप आया, सबके दब के, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि अंदर कैसे कोई विक्टिम पड़ा होगा तो उसको कैसे हमने अंदर अप्रोच बनाने हैं, उसको बाहर निकालना है। ऐसे कई तरीके हमारे बताया जाता है। और जब ये डिजास्टर टाइम नहीं होता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप स्कूलों में जाओगे या कम्युनिटी में जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट एड जो होता है वो एक आम इंसान हर किसी को दे सकता है। चंद एक कुछ भी होता है, घर में आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट चल जाते, कोई बच्चे ऊपर से छत से गिर जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा हम अवेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे कल के दिन बड़े भी होंगे तो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो उन चीज़ों को समझते। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक हैं डिजास्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट एड देते हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं बनाते, किसी को ना कुछ बनाते, लेकिन इतना करते हैं कि कोई व्यक्ति घायल हो गया है उसकी स्थिति वहीं पे बनी रहे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेबर तक सिखाते हैं। तो मैं अपने साथी हैं रिश्ते, उनको बताऊंगा कि वो आपको चंद एक तरीके बताएंगे जो हम फर्स्ट एड के तौर पर दे सकते हैं। और फिर एक बार मैं धन्यवाद उन्हें करना चाहता हूँ पूरी पंचायत का जो हमारे को यहाँ पे आने का प्रथम अवसर पर है। थैंक यू। मैं विनोद गुप्ता 14वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ओर से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इकट्ठा हुए हैं और एनडीआरएफ के बारे में सर ने आपको बता दिया कि हमारा क्या काम है, हम किन किन सिचुएशन में जाते हैं वहाँ पर, और जहाँ हमें जो ज़रूरत पड़ती है हम उस हिसाब से वहाँ पर पहुँचते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो इसी कड़ी में हम आपको आज कुछ लाइफ सेविंग टेक्निक्स के बारे में हमारी पूरी टीम आपको बताएगी और डेमो के माध्यम से दिखाया भी आपको जाएगा, ताकि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन घटती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या घर में बच्चे खेलते हुए गिर गए, उनको चोट लग गई, या फिर इवन हार्ट अटैक पड़ गया। आजकल सबसे बड़ा जो समस्या चल रही है हार्ट अटैक की चल रही है।
ये तो एक छोटे बच्चे पे भी आ रहा है, किसी बूढ़े पे ही, ये न कोई उम्र देख रहा है और न कोई समय। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना ही होगा कि अभी शायद ये दिल्ली की बात थी, एक लड़का जा रहा था और उसको छींक आई और लास्ट में पोस्टमार्टम में मालूम पड़ा कि उसको हार्ट अटैक पड़ा था। जिम में एक्सरसाइज करते हुए वहाँ पर डेथ हो गई। यहाँ तक कि अभी लखनऊ की बात है, वहाँ पर शादी का समारोह चल रहा था और लड़की थी, वरमाला डाला और उसकी मतलब स्टेज पे ही हार्ट अटैक आया। और तो कहना का मतलब ये है कि पहले तो क्या था कि जो हार्ट अटैक के केसेज हैं ये अमूमन कभी कभी सुनाई देते हुए थे, लेकिन आजकल और ख़ास तौर से जब से ये कोरोना हुआ उसके बाद से ये केसेस ज़्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। तो हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, किसी भी तरह की समस्या आए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक का, तो मैं हार्ट अटैक के बारे में ही बताऊँगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, और जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है CPR, आप लोगों ने सुना भी होगा CPR के बारे में, नहीं, कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन, यानी हृदय गति को पुनः जीवित करना। तो वैसे ये जो है इसमें कोई ये जादू तो है नहीं कि नहीं इसको हमने अप्लाई किया और ये जिंदा हो, लेकिन क्या है कि सर्वाइव करने का टाइम बढ़ जाता है, यानी कि हम जब तक उसको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे और ये हम CPR को टाइमली देते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं कि हम उस व्यक्ति की जो जान है वो बचा सकते हैं। और अगर लाइफ में हम किसी की जान बचा सकते हैं, इससे बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई अचीवमेंट नहीं होगा। तो अभी हमारे साथी जिस पर जो आपको हार्ट अटैक अगर आ गया है किसी को, तो किस कंडीशंस में देना है, किनको नहीं देना, अगर दे रहे हैं तो उसके क्या सुरक्षा उपाय होने चाहिए, एक वयस्क में किस तरह से देना है, एक बच्चे में किस तरह देना है, तो आपको एक डेमो के माध्यम से जानकारी आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे। जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम है तो ये जानकारियाँ आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, आप अपने घर में बच्चों को, जो भी आपके जानकार हैं उनको ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताने का प्रयास करना। तो मैं आमंत्रित करूँगा अपने साथी रिश्वर। आजकल हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो जब भी हार्ट अटैक आता है तो सबसे मोटा क्या, हार्ट अटैक आता है तो दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, ठीक है। तो अमूमन सबको पता है कि यदि दिल की धड़कनें रुक जाती हैं तो किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, पर नहीं, आज के डेट में पॉसिबल है कि यदि किसी की दिल की धड़कन रुक भी गई है तो उसको दोबारा से हम चालू कर सकते हैं, ठीक है। वो बच सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में ये कहते हैं कि जब किसी की दिल की धड़कन रुक जाती हैं तो उसके 4 से 6 मिनट तक उसके जो दिमाग रहता है वो दिमाग काम कर रहा होता है, मतलब जो दिमाग होता है वो जिंदा होता है, ठीक है। 4 से 6 मिनट बाद ही उसका दिमाग जो है वो मरता है, उसके बाद वो रिवाइव नहीं कर सकता। और जो 4 से 6 मिनट का वक्त है, इसमें यदि हम CPR देंगे या उसको सही से मेडिकल का उपचार मिल गया तो वो भविष्य क्या कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो CPR की सबसे पहले किसको देना है, कब देना है, ठीक है, मैं बताऊँगा। CPR जैसे बच्चन को क्या हुआ, आपके सामने कोई अचानक से गिर गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो पता लगाना है कि वो हार्ट अटैक से गिरा है कि किन्हीं अन्य कारण से गिरा है। यदि हार्ट अटैक से गिरा है, ठीक है, तो उसको हम CPR देंगे। और यदि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और उसकी दिल की धड़कन रुक गई है तो उसको हम CPR दे सकते हैं। और ये भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, सही मेडिकल में मान्यता है कि डूबे हुए इंसान को ये 30 मिनट तक भी निकाल के यदि CPR दिया जाए तो वो बच सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, अमूमन आप देखिएगा आजकल ये आम बात है, चलते चलते अचानक से कोई गिर जाता है अनकॉन्शियस होकर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, उससे पहले पूछना है, ठीक है, कि क्या हुआ है, ठीक है। भाई साहब क्या आप ठीक हैं? भाई साहब ये नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बेहोश हो रखा है, ठीक है, ये अनकॉन्शियस है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे, मेडिकल में या हॉस्पिटल में कॉल करेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे साथ है या जो वहाँ लोग मौजूद है वो कॉल करें, मैं कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको पहले बताया जो समय होता है बहुत कम होता है, उन कम समय में ही हम उपयोग करके इसकी हम जान को बचा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा साथी मेडिकल में या एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देगा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि वाकई में इसको हार्ट अटैक आया है या किन्हीं अन्य कारणों से ये गिर रखा है, ठीक है। वो पता लगाने के लिए मैं इसकी नब्ज चेक करूँगा, ठीक है। नब्ज ये चेक करते हैं गले वाली, ये आप भी महसूस कर सकते हैं, 2 उंगली से यदि गले के पास यहाँ रखिएगा तो आपको महसूस होगी नब्ज, ठीक है। ये नब्ज तब तक यहाँ पे, ठीक है, ये नब्ज महसूस होगी, ठीक है। यदि नब्ज चल रही है इसका मतलब ये है कि इसका जो दिल है वो धड़क रहा है, ठीक है। इसको हार्ट अटैक नहीं आया है कि अन्य कारणों से गिरा है, तो CPR इसमें हम नहीं देंगे। यदि नब्ज मुझे नहीं मिलती है इसका मतलब ये है कि इसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं CPR दे सकता हूँ, ठीक है। CPR देने के लिए सबसे पहले क्या करना है,
तो जो भी कपड़ा पहना है उसको चेस्ट को हल्का सा एक्सपोज करना है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली भी आती है, यदि कोई विक्टिम, यदि कोई महिला है पीड़िता, तो क्या करना है, उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हार्ट को लोकेट करना है, ठीक है, जहाँ पे हम CPR देंगे, ठीक है, क्योंकि दिल की धड़कनें बंद हुई है तो दिल के ऊपर ही प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्ट लोकेट करने के लिए तरीका यह है, जो हमारी चेस्ट की बीच वाली हड्डी होती है बिल्कुल, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आएगा, नीचे नुकीली सी हड्डी होती है, तो जायफाइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जायफाइड प्रोसेस से 2 उंगल ऊपर रखना है, यूँ हाथ से उसको CPR देना है, ठीक है। अब चूँकि मेरा साथी बिल्कुल ठीक है और इसकी दिल की धड़कन चल रही है, ठीक है, तो मैं इस पर CPR नहीं दूंगा। हमारे पास डमी है, मैं आपको डमी के माध्यम से दिखाता हूँ कैसे दिया जाता है CPR। ये हमारे पास डमी है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसके पल्स को चेक किया, वो जो मैं आपको बताया था, नब्ज चेक की, इसका नब्ज नहीं मिला। नब्ज नहीं मिला मतलब इसका दिल है वो धड़कना बंद कर चुका है, ठीक है। उसके बाद हार्ट को लोकेट किया मैंने, उसके बाद मैं CPR दूंगा, ठीक है। CPR देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यदि होता क्या है, बाई चांस बीच रास्ते पे कोई गिर गया अचानक से, तो हम उसको वहाँ CPR नहीं देंगे, उसको रास्ते से थोड़ा साइड में लेके आएंगे, ठीक है। और यदि घर परिवार में कभी ऐसा हो गया तो ये कोशिश करनी है कि उसको बिस्तर के ऊपर CPR नहीं देना है या सोफे के ऊपर CPR नहीं देना है। CPR देने के लिए हमेशा जो नीचे का सरफेस होनी चाहिए, ज़मीन, वो प्लेन होनी चाहिए और हार्ड होनी चाहिए, और उसके नीचे कोई चुभने वाली वस्तु ना होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा घायल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी नब्ज चेक की, हार्ट को लोकेट किया, ठीक है। हार्ट को लोकेट करने के बाद कुछ यूँ हाथ बनाऊँगा, पोजीशन बनेगा, ठीक है। दूसरे हाथ से उसको यूँ लॉक करना है, और जहाँ मैंने लोकेट की थी जगह पे, वहाँ पे मैं इसको दबाऊँगा 30 बार, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से दबाना है, और अमूने से नाप तो नहीं सकते, पर ये है क्योंकि अडल्ट और वयस्क है, तो 5 से 6 सेंटीमीटर तक कम से कम दबना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जोर लगती है दबाने में, ठीक है। ऐसे 30 बार दबाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको मुंह से मुंह में सांस लूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस हो रखा है, उसकी दिल की धड़कन रुक के सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। इसको मैं सांसें दूंगा। सांस लेने के लिए हमेशा कोशिश करना है कोई साफ कपड़ा या रुमाल अपने पास रखना है, जैसा कि आजकल बहुत सारी संक्रामक रोगें फैल रखी हैं। यदि मैं साफ कपड़ा या रुमाल नहीं रखूँगा तो हो सके किसी रोग से संक्रमित है, वो रोग से मैं भी संक्रमित हो सकता हूँ। इसलिए कोई ना कोई हमेशा साफ कपड़ा या रुमाल का उपयोग करना है, ठीक है। साफ कपड़ा इसके मुंह पे रखे, इसके नाक को बंद करना है और 2 बार सांसें देनी, ठीक है। 2 बार सांसें देने के बाद दोबारा से कंप्रेशन करना है, दबाना है, ठीक है। 30 बार दबाना और 2 बार सांस जो देते हैं उसको 1 साइकिल कहते हैं। ऐसा यदि 5 साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था नब्ज चेक करना, मैं उसकी दोबारा से नब्ज चेक करूँगा। यदि नब्ज आ जाती है तो ठीक है, यदि नब्ज नहीं आती है तो मैं इसको तब तक यही कार्रवाई करता रहूँगा जब तक क्या होती है, मेडिकल से कोई नहीं आ जाता है या एम्बुलेंस नहीं आ जाता है, या इसको हम अपनी गाड़ी से ही मेडिकल तक नहीं ले जाते हैं, ठीक है। ये तो था वयस्क में। अब मैं दिखाऊंगा जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें CPR कैसे दिया जाता है। छोटे बच्चे मतलब जो 9 साल से छोटे हैं और 1 साल से बड़े हैं, ठीक है, उनका भी सेम है वही, ठीक है। नब्ज वही चेक करनी है, गले वाली। नब्ज नहीं मिलेगी तो ही CPR देना है बच्चों में भी। उनका भी हार्ट लोकेट करने का तरीका सेम वही है, बीच वाली हड्डी सबसे नीचे आप महसूस कीजिए, नुकीली जैसी हड्डी होती है, उसको जायफाइड प्रोसेस कहते हैं। उसके 2 उंगल ऊपर रख के कंप्रेस करना है, ठीक है। और चूँकि ये बच्चा है, इसका रिस्ट जो होता है कमज़ोर होता है, इसको 1 हाथ से ही प्रेस करना है, ठीक है। 1 हाथ से मैं प्रेस किया, 15 बार प्रेस करना है इसमें, ठीक है। 15 बार प्रेस करने के बाद 2 बार सांसें देनी है। ऐसा जब 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से मैं वो इसकी नब्ज चेक करूँगा, गले वाली। यदि नब्ज आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो तब तक करते हैं जब तक कि इसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते हैं या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल छोटे बच्चे में CPR कैसे दिया जाता है। छोटा मतलब जैसे ये छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा, ठीक है। अमूमन क्या होता है, इतने छोटे बच्चे में हार्ट अटैक का केस नहीं होता है, और किसी कारण से इसको इलेक्ट्रिक का शॉक लग रखा है या ये पानी में डूब गया है और तब इसकी दिल की धड़कनें रुक गई, तब हम इस पर CPR दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दिल की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है, ये देखने के लिए हम इसका ये वाली नब्ज चेक करते हैं हाथ में, ठीक है। तो ब्रेकियल पल्स कहते हैं। हाथ वाली नब्ज मैंने चेक की, ठीक है। नब्ज आ रहा है मतलब इसका दिल का धड़कन चालू है, ठीक है, दिल धड़क रहा है, मैं इसमें CPR नहीं दूंगा। यदि मुझे नब्ज नहीं मिला, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब मैं इसमें CPR दूंगा। इसमें CPR देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें हार्ट लोकेट करने के लिए बिल्कुल जो इसके चेस्ट के सेंटर है, यहाँ इसका हार्ट होता है, ठीक है। 2 उंगली का सहारा लेना है मुझे, 2 उंगली से मैं इसको ऐसे दबाऊंगा, ठीक है। ये मैं दबाऊंगा 15 बार, और चूँकि ये छोटा बच्चा है तो इसमें अमूमन ऐसे नाप तो नहीं सकते, पर अंदाजन है कि 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक दबता है, ठीक है।
15 बार दबाने के बाद अब इसको सांसें देनी है। इसके सांसें देने का तरीका भी थोड़ा अलग, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एडल्ट में और चिल्ड्रन में क्या है, मुंह से सांसें देते हैं। इसका क्या होता है, लंग्स बहुत छोटा होता है। यदि मैं इसके मुंह में फूकूंगा तो इसका लंग्स फट भी सकता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पफ देते हैं, 2 बार फूकेंगे। करना क्या है, अपने मुंह से इसके मुंह और नाक दोनों को कवर करना है और 2 बार फूकना है, ठीक है। फिर वही 15 बार करेंगे, 2 बार फूकेंगे। ऐसा करने पर जब 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं दोबारा से इसका यही चेक करूँगा, नब्स, ब्रेकियल पल्स। नब्स आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो जब तक ये हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाता है तब तक करना है, ठीक है। अब अमूमन होता क्या है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, मैंने उसके ऊपर पहले बताया था, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो काम कर रहा होता है, वो एक्टिव होता है 4 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने जितनी बार CPR दिया है, इसको कंप्रेस किया, क्या होता है, जो हमारी ब्लड होती है वो दोबारा से सर्कुलेट करके आ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अगले 4 से 6 मिनट के लिए फिर इसका जो ये ब्रेन सेल्स होते हैं या जो उसका दिमाग होता है वो जिंदा रहता है। ऐसे करते करते जिसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बच जाएगा। और मैं बार बार आपको एम्बुलेंस का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि आजकल एम्बुलेंस में इतने एडवांस हो गए हैं कि उसमें ऑटोमेटिक CPR मशीन आता है, वो भी इसको CPR देते देते ही हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। और यदि CPR मशीन नहीं भी आएगा तो जो मेडिकल की टीम आती है उसमें एम्बुलेंस में, वो इसको CPR देते देते ही हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, ठीक है। अब CPR देने से कुछ नुकसानें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि CPR देते वक्त इसका जो रिब्स है, जो इसकी पसली है वो टूट सकती है। हो सकता है CPR देते वक्त इसके जो फेफड़े हैं इसमें नुकसान पहुंच सकता है, इसके पेट में नुकसान पहुंच सकता है। पर इन सब चीज़ों का क्या है, इलाज है, हॉस्पिटल में जाने के बाद ठीक हो सकता है। सबसे बड़ी बात है किसी की जान को बचाना। यदि हम किसी जान को बचा लेते हैं, सर ने पहले ही कहा, तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं होती, उपलब्धि कुछ नहीं होती कि किसी जान को मैं बचा दूँगा, ठीक है। CPR देने के लिए जैसे हम यहाँ आने का यही मकसद है कि आप सब में जागरूकता फैले, ठीक है, आपको पता चले कि CPR क्या है। भगवान न करे यहीं यदि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो जब तक एम्बुलेंस आएगी या कोई मेडिकल की टीम आएगी या जब तक उसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जो मैंने आपको बताया था 4 से 6 मिनट का वक्त होता है वो ज़ाया हो जाएगा, हम उसकी जान को नहीं बचा सकते। तो हाँ, यदि CPR दे रहे हैं, हम CPR देते देखते उसको ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो बच जाएगा, ठीक है। आप में से यदि कोई आएगा तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। खुद की भी कर सकते हैं, ये दोनों साइड से यहाँ महसूस होगा आपको ना, आपकी गले के दोनों तरफ होती है। इसके दोनों साइड आप लेफ्ट या राइट थोड़ा सा आप देखेंगे दबा के तो आपको महसूस होगा कि हमारी नब्ज चल रही है। क्योंकि लास्ट में ऑपरेटर भी देखते हैं ना, लेकिन ये जो बंद है, ये वाली हार्ट के पास से जो ये तो ये सबसे लास्ट में बंद होती है, तो यहाँ चेक कर, तभी बता रहे कि यहाँ चेक, यहाँ वाली नब्ज चेक करें। ये नब्ज नहीं मिला, नब्ज नहीं मिला मतलब क्या है कि दिल की धड़कनें अब रुक चुकी हैं, ठीक है। अब मैं इसको CPR दूँगा। CPR देने के सबसे पहले इसके वही जो चेस्ट को एक्सपोज कराएंगे, यदि कोई लेडीज है उसके बाद इसको हार्ट लोकेट करना। हार्ट लोकेट करने के लिए जो बिल्कुल सेंटर वाली हड्डी होती है स्ट्रेन, हाँ, इसके लास्ट बिल्कुल नीचे नुकीली हड्डी होती है, जैसा प्रोसेस कहते हैं। आप लोग अपनी जो है रिब्स हैं, रिब्स के अगर दोनों सिरों को आप ऐसे मिलाते हुए लाएंगे तो जहाँ एक जगह सेंटर पे मिलान होता है वही जायफाइड प्रोसेस है। होता क्या है, ये हड्डी होता है और हड्डी के नीचे हमारा दिल होता है, ठीक है। तो इतनी जोर से हमें दबाना होता है कि उसको हड्डी दब के उसके दिल तक जाए, प्रेशर जाए, ठीक है, तब वो काम करता है। दवाई आपने दबाने में 2 बार सांसें देनी होती है हमें। लेकिन बॉडी का वेट ना पूरा नहीं है, इसको होता क्या है, दबाना है, पूरी बॉडी की वेट इसके ऊपर रखनी है क्योंकि हड्डी होती है, बहुत जान लगता है। अगर आप सिर्फ अपने हाथ का प्रयोग करेंगे, ताकत लगाएंगे तो इतना दबाव नहीं पड़ेगा, आपको अपने शरीर का भी लगाना है बाहर। एक हल्की सी आवाज आ रही ना टक टक की, मीन्स इतना प्रेशर देना है, ठीक है। क्योंकि बड़ा है वैस का तो 5 से 6 सेंटीमीटर दबाने में इतना दबता है वो नीचे। अब सोच लो कोई छाती तो इतनी दब नहीं पा रही है अगर नॉर्मल से दबाएंगे तो ये तो फिर हम सोच लेते हैं कि हमारी रखा तभी नाक बंद करके 2 बार सांसें देते हैं, ठीक है। हाँ, रुमाल या कुछ कपड़ा प्रयोग करें, सांस देने के बाद 5 बार हो जाएगा, दोबारा से मैं चेक करूँगा। आ जाता है तो नहीं दूंगा CPR, यदि नहीं आता है तो जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाता है तब तक CPR देना है, ठीक है सर। नॉर्मल सी क्या चीज़
हार्ट अटैक आता है ना तो घर में क्या सारे अंदर कमरे में घुस जाते हैं, भीड़ हो जाती है। कभी ऐसा नहीं करनी है, स्थिति को हाय तौबा नहीं करनी होती है, उस टाइम कंट्रोल करना होता है। और पेशेंट को ना हो सके तो बाहर बरामदे में ले जाओ तुरंत, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ना अंदर कमरे में वैसे थोड़ी कम होगी और ऐसे झमोटा जैसा भीड़ लग जाएगी तो वो आदमी वैसे ही और इसमें और चला जाएगा। तो कोशिश करनी होती है कि घर में पहले तो उस टाइम उस स्थिति में जो होता है वो पेशेंस रखना होता है और पेशेंट को तुरंत मतलब बाहर रखने की कोशिश करनी होती है अंदर की वजह से। कहने मतलब ये जो CPR का है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाऊंगा। ये कोई पद्धति मतलब जो हमारे पूर्वज में पहले होता था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर कर जाता था तो जो महिलाएं थी चूड़ियाँ फोड़ती थी ना, तो ये एक तरह का CPR का ही मेथड था, ठीक है। वो उसी में तोड़ती थी। तो कभी कभी ऐसा हुआ भी है वो जीवित हो जाता था, तो वही एक CPR का ही रूप है। अभी क्या है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो बताया गया है। तो अगर समय रहते आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं कि हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें यही है समय। क्यों, जैसा कि साथी ने बताया कि 4 से 6 मिनट जो एक गोल्डन टाइम होता है, उसी समय के दौरान ही आपको ये सारी कार्रवाई करनी है। समय क्या, अगर निकल गया एक बार, अगर आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाथ बंद होने से लेके ब्रेन सेल्स जब तक जिंदा, इन दोनों के बीच में जो बताया 4 से 6 मिनट का, वही टाइम, उसी टाइम को आपको ठीक से अप्लाई करना है। तो अगर CPR के बारे में आप लोगों के बीच कोई प्रश्न उठ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एक्चुअल है कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको बताएं और आप भी जाके इस चीज़ को अपने साथ शेयर करें, ठीक है। अपने घर परिवार में बताएं, अपने दोस्तों के साथ बताएं। इससे क्या होती है, जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलेगी। अचानक से यदि कोई कहीं बेहोश होकर गिर भी जाता है तो कोई ना कोई वहाँ ऐसा मौजूद रहेगा जिसको CPR के बारे में पता है और वो सही तरीके से CPR देके उसकी जान को बचा सकता है, ठीक है। और मैं आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी प्रैक्टिस के दौरान या आपस में कभी भी जो जिंदा आदमी है या बिल्कुल सही सलामत है उसके ऊपर CPR नहीं देना है, ठीक है। ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद यदि किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा होगा CPR को लेके, चलिए। नहीं तो मैंने जो बोला वो आपने बहुत ध्यान से सुना और मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताया गया CPR का, आप एक दूसरे से जरूर इसको शेयर करेंगे। इसी बचाव की कड़ी में एक लाइफ सेविंग टेक्निक के बारे में और हम बताएंगे, जिसको ब्लड कंट्रोल, यानी कि जो हमारा खून है, किन्हीं कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट केसेज हो या घर में किसी भी तरह से हमें चोट लग जाती है और हमारे शरीर से क्या है, खून बहना शुरू हो जाता है। तो उस खून को हमारे शरीर से बहने से हम किन किन तरीक़ों से रोक सकते हैं। होता क्या है कि एक वयस्क पुरुष या महिला के शरीर में तकरीबन 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है और एक सर्वे के मुताबिक पाया गया है कि अगर हमारे शरीर से 20% खून अगर निकल जाता है किन्हीं कारणों से, तो जो हमारा शरीर है वो हल्का नीलापन पकड़ने लगता है। अगर ये रेशियो बढ़ के 30% हो गया तो आदमी बेहोशी की हालत में जाता है, और अगर उससे भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया, मतलब तकरीबन 40%, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो कितनी वैल्यू रखता है। और इसको बचाना जो है, हम बताएंगे आपको कि किन किन तरीक़ों से आप अपने शरीर से, चाहे वो एक्सीडेंट जैसा मैंने पहले ही बोला, अगर वो हाथ कट गया मान लीजिए या आधा कटा है, गांव घर में भी नहीं, मतलब आप लोग किचन में भी काम कर रहे हैं, कभी कट लग गया, तो यूज हम नॉर्मली करते हैं ट्रिक, लेकिन उनको किस तरह से करना है और उनसे आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, तो वो सारी जो ट्रिक्स हैं वो अभी हमारे साथी आपको बताएंगे कि खून के बहाव को रोकने के कितने तरीके हैं और किन किन ट्रिक का आप अप्लाई करके ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं रेस्क्यूअर अरविंद कुमार गुप्ता, 14वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जसूर से। अभी आपको हमारे रेस्क्यूअर साथी द्वारा CPR के बारे में बताया गया और डेमो के माध्यम से दिखाया भी गया। उसी प्रकार से लाइफ सेविंग टेक्निक के बारे में, इसका नाम है ब्लड कंट्रोल, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और डेमो के माध्यम से दिखाएंगे। अमूमन क्या होता है कि आमतौर पर हम कभी वाहन चलाते हैं या गांव घर में खेतों में काम करते हैं या किचन में काम करते हैं या छोटे बच्चे छत से कभी गिर जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में इंजरी आ जाती है। हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा या ऊपरी हिस्सा हाथ का कट जाएगा, नीचे शरीर के निचली हिस्सा में चोट लग जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा या कट जाएगा। उसको हम कैसे आसानी से घर में उपलब्ध जो चीज़ें हैं उसे हम कैसे स्टेबलाइज करके हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ब्लड कंट्रोल
सबसे 4 तरीक़ों से हम करते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर, मान लो कि शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट लग गई है, जिसमें हाथ में कलाई में चोट लग गई है, कट लग गई है, तो इसको हम कैसे, इस ब्लड को कैसे हम बहने से रोकना है। मान लो आप कट रखा है और ब्लड निकल रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। वैसे अमूमन लोग होते हैं कि खून को देख के घबरा जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। साफ कपड़ा लेना है और साफ कपड़ा लेते उसको साफ करना है, और दूसरा कपड़ा लेना है और इसके ऊपर रखना है और इसको जोर से प्रेस करके रखना है। ये 5 से 7 मिनट हम डायरेक्ट प्रेशर के माध्यम से इसको हम दबा के रखेंगे। अगर इससे ब्लड नहीं रुकता है तो दूसरा हमारा पॉइंट है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हार्ट लेवल से कटे हुए स्थान को ऊपर उठाना, ताकि हमारा खून का फ्लो हो, जो स्लो हो जाता है। अभी ऐसे भी आप हाथ को उठाते हैं ऊपर 5 से 7 मिनट तक, तो हाथों में झंझनाहट उत्पन्न होती है, यानी फ्लो हो जाए कम हो जाता है, जो खून का फ्लो है बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इसमें हम दोनों तरीके अपनाएंगे, डायरेक्ट प्रेशर और एलिवेशन। तो इसमें खून रुक जाती है। अगर नहीं, अगर ज़्यादा मतलब कट लग गया हो, हाथ कट गया हो, हाथ कट गया, फुल कट गया हो, भारी एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसमें अगर दोनों चीज़ों तरीक़ों से नहीं रुकती है तो हमारा तीसरा तरीका है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट हमारा सिंगल बन पे होती है। जैसे फीमर की होगी हड्डी, यहाँ सिंगल बन होती है, हाथ की ये जो हड्डी होगी यहाँ सिंगल बन होती है, तो हम ये प्रेशर पॉइंट दबा के रखेंगे। इसको दबाना है जो ये डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन और तीसरा पॉइंट प्रेशर पॉइंट, ये 5 से 7 मिनट तक दबा के रखेंगे तो फ्लो बिल्कुल कम हो जाएगा, ब्लड रुक जाता है। अगर नहीं रुकता है तो एक पॉइंट और है जिसका नाम है टोर्निकेट। टोर्निकेट का मतलब है कि कटे हुए स्थान पे से नीचे जो सिंगल बोन है वहाँ हम नट बांधते हैं, रस्सी या कपड़े के माध्यम से इसको हम नट बांध के इसको रोकते हैं। नट बांधने का क्या तरीका है आपको हम बताएंगे कि कितने समय तक बांधना है और उसको कब रिलीज करना है। ऐसे डॉक्टर द्वारा मना किया गया है कि स्त्री को न यूज किया जाए, लेकिन अमूमन ऐसा केस आता है कि हमको कोई दूसरा चारा नहीं रहता, पूरा हाथ कट गया हो या हाफ हाथ कट गया हो, खून नहीं रुक रहा है, तो हम इस स्टिक के माध्यम से हम इसको सबसे पहले खून को रोकने से बचाना है। तो हम आपको बांध के दिखाते हैं कैसे बांधना है। रुमाल को लेना है और रुमाल को इस तरह रोल करना है। रुमाल को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे रखना है और इस पर एक गांठ बांधना है। बीच में उंगली को रख के ऐसे गांठ बांधना है और उसके बाद पेन या किसी लकड़ी को इसके ऊपर रखना है और उसके बाद एक और गांठ बांधना है इस पर। गांठ बांधने के बाद इसको इस तरह घुमाना है और विक्टिम से पूछते भी रहना है कि ज़्यादा दिक्कत दर्द तो नहीं हो रहे हैं। इसको हौसला भी देना है कि आप ठीक हो जाओगे, हम आपको मतलब उपचार कर रहे हैं। टाइट होने के बाद एक सिरा को इधर से घुमाना है और एक को उल्टा से, एक सीधा एक उल्टा, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। इसके बाद इसको ऐसे नीचे बांधना है। नीचे हम नट बांध देंगे, गांठ बांध देंगे। इसको बांधने के बाद 5 से 10 मिनट बाद इसको रिलीज भी करना है, क्योंकि अगर आगे इधर कट रखा है, मान लो इधर ज़्यादा कट रखा है, इधर आगे खून नहीं जाएगा तो इसका जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएगा और ये पैरालाइज भी हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसलिए 5 से 10 मिनट में इसको रिलीज भी करते रहना है। ब्लड को थोड़ा थोड़ा फ्लो को हमको 5 से 10 मिनट के बीच में इसको छोड़ना है, ताकि आगे का जो सेल हो वो डेथ ना हो। थोड़ा छोड़ दिया फिर उसका दोबारा इसको टाइट कर दिया। टाइट कर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका जो हाथ है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मान लीजिए आधा कटा हुआ है, लेकिन आधा तो जुड़ा है, आधा तो सही है, और आपने यहाँ टॉर्निकेट कर दिया तो आपका जो फ्लो है बिल्कुल स्लो हो गया। ठीक है, ऐसा भी आप टाइट कैसे पकड़ के रखेंगे तो झुंझुना टाइप के जैसा पहले बताया ना होता है, तो आप जब इसको टाइट कर देंगे तो आगे के जो सेल्स हैं, यानी आपके जुड़े हुए हाथ के जो सेल्स हैं, अगर ब्लड नहीं जाएगा तो पूरी तरह से मर जाएंगे। फिर होगा क्या कि आधा जो आपका हाथ सही था वो भी काटना पड़ेगा। तो ऐसी जो घटना, इससे बचने के लिए आपने हर 5 से 10 मिनट में उसको थोड़ा सा रिलीज करना है, ताकि जो फ्लो है खून का थोड़ा सा जाए, फिर आपने दोबारा से टाइट कर देना है। ये रियर केस में ही होता है, पहले ही बताया, आधा कट जाए या पूरा कट जाए। इसी प्रकार से अगर मान लो कि पाँव में कट लग गया है, तो जैसे ये चारों तरीके हमने अपनाया, ऊपर की जो हाथ बांधने के लिए और ब्लड को रोकने के लिए, उसी प्रकार से विक्टिम को लेटा के किसी ऊंचे स्थान को कुर्सी या स्टूल के माध्यम से इसको एलिवेट करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर करेंगे, एलिवेट करेंगे, उठा के रखेंगे, फिर उसको प्रेशर पॉइंट दबाएंगे। अभी उसके बाद में उससे भी नहीं रुकता है तो हम टोर्निकेट करेंगे और उसके बाद में जो समय बताया गया उसमें हम रिलीज करेंगे। इस चारों माध्यम से ब्लड रुक जाता है।
पेट में कहीं इंजरी हो जाएगा तो पेट में सिर्फ एक ही काम आएगा आपका, डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर करेंगे उसके साथ यहाँ पर और ट्रिक आप नहीं अपना सकते हैं, जैसे कि उसमें था प्रेशर पॉइंट था, एलिवेशन था, इसमें आपने सिर्फ डायरेक्ट प्रेशर ही देंगे, ठीक है, यानी उसको दबा के ही रखेंगे। अब मान लीजिए आपके सर में चोट लग गई है तो वहाँ भी आप उन चारों तरीकों को अपना नहीं सकते हैं, वहाँ भी ओनली क्या सिर्फ डायरेक्ट प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि एलिवेशन ऑलरेडी ऊपर है ही है ऑलरेडी, इसमें सिर्फ डायरेक्ट प्रेशर ही। मान लो किसी की सर में इंजरी हो गई है, सर में चोट लग गया या फट गया है, खून का फ्लो आ रहा, सबसे पहले एक साफ कपड़ा या रुमाल लेके इसको अंदर से बाहर की तरफ से पोंछेंगे साफ करके, उसके बाद में दूसरे कपड़े से इसको डायरेक्ट प्रेशर करेंगे, दबा के रखेंगे, वही 5 से 7 मिनट तक इसको हम दबा के रखेंगे। इसमें अगर ब्लड का फ्लो कम है तो रुक जाएगा, अगर ज़्यादा है नहीं रुकता है तो इसको हम स्टेबलाइज करेंगे। अगर बैंडेज आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो एक साधारण तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। या हम लोग सबके घर में मिल जाता है, रुमाल या कपड़ा लेना है और इसके चारों तरफ गांठ बांधने हैं। ये एक देसी तरीका है। रुमाल तो अमूमन सभी के पास मिल ही जाता है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में आपके घर में वो कोई पट्टी या वैसा नहीं मिल रहा है, लोग वैसे जागरूक हो रहे हैं, तकरीबन हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है दिमाग भी नहीं काम करता है, तो आपके पास जो भी संसाधन है, रुमाल हुआ, कोई भी कपड़ा हुआ, तो जैसे ये रुमाल है, इसकी मदद से भी आप उस चोट को स्टेबलाइज करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हैं। ये कुछ इस तरह का बनेगा। इसको क्या करना है, आपने आगे से पीछे की तरफ लगाना है। टाइट करना है। सर के हिसाब से थोड़ा नट बांधेंगे, अगर सर थोड़ा बड़ा हो तो बड़ा बांधेंगे, छोटा हो तो छोटा करेंगे। कुछ इस हिसाब से हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं जब तक कि हॉस्पिटल तक न ले जाए। अगर आप लोग फर्स्ट एड के तौर पे इतना भी कर देंगे तो वो बहुत होगा। जब तक आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक ये जो है लग रहा है प्रोग्राम जिला फिर कर गया फोन पंचायती। अब इसके बाद मान लीजिए किन्हीं कारणों से बच्चे हैं या कोई भी है और उनको चोट लग जाती है आँख में, और कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आँख बाहर आज जो थी बोल रहा था होता रियल केस में, लेकिन घटना तो कहीं भी घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज तो प्रोग्राम अगर आँख में चोट लग गई है और मान लीजिए आँख बाहर आ गई है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? सबसे पहले ये करना है आपको कि जो आपकी दूसरी आँख सही आँख है उसको ऐसे ढकना है। अच्छा, उसको इसलिए ढकना है कि आप तो बोलेंगे चोट उसमें लगी है, लेकिन इसको ढकने का क्या फ़ायदा है? तो वो इसलिए कि आप भी ऐसे कीजिए कि आप अपनी एक आंख से लेफ्ट देखिए और एक आंख दूसरी आंख से राइट। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आपकी जो सही आंख है अगर वो थोड़ा सा भी हरकत करेगी, मूवमेंट करेगी, तो आपकी जो चोटी आंख है उस पर भी पेन होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जो सही आंख उसको ढक दीजिए, कोई भी कपड़ा लीजिए और उसको ढक दीजिए। उसके बाद फिर जो आपकी चोटी आंख है, आपके सबके घरों में आजकल पेपर कप मिल ही जाता है, ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है और इसको पट्टी को इसमें लगा रहे हैं, छोटा एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, उसको हल्का सा गीला करना है, गीला करके जो बाहर आँख निकली हुई है गीला करके इसमें लगाना है। गीला करके इसलिए लगते हैं कि जो आंखों की जो नमी है वो बरकरार रहे, सब जाए ना। मतलब आपकी जो आंख बाहर निकल रखी है तो उनके जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो, सूखे ना, उनमें नमी जो नमी है वो बरकरार रहे, इसलिए उस कपड़े को गीला करना। आंख को हाथ से नहीं छूना है, इसको इशारे से इसको कप में रखना। ये सारे फर्स्ट एड हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर इनको आप अपनाएंगे तो कभी ऐसी कंडीशन भगवान ना करे हो, लेकिन अगर आ जाए तो आप कर सकते हैं। आपको ये सिर का और आँख का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कभी चोटों में तो आपको पता है हर कोई कुछ ना कुछ बांध के दे जाता है, लेकिन आँख वाले ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि आदमी खुद ही मोच हो जाता है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। कभी तो बच्चों को जितनी लकड़ी घुसकी है कुछ भी, किसी भी इंसान को तो उसकी आँखें बंद करके ले जाना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट एड के तौर पे इतना भी कर दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आगे जो डॉक्टर है, जैसा मैंने पहले ही बताया
कि हम डॉक्टर तो हैं नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट एड के तौर पे इतना भी कर दिया तो जो फर्स्ट एड है डॉक्टर के तौर पे वो भी ये कम नहीं है, और डॉक्टर जो है आगे का अपने आप को सर्वाइव कर देगा। एम्बुलेंस तो आती रहेगी, ये नहीं कि एम्बुलेंस हम वेट करें, अपने पास भी साधन होते हैं, उसके माध्यम से हम ले जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपने एम्बुलेंस को कॉल तो कर दिया, बट वहाँ से आने में अगर टाइम लग रहा है तो घर में गाड़ियाँ तो होती हैं, तो आप समय ना वेस्ट करें कि हाँ एम्बुलेंस आएगी तभी हम इसको ले जाएंगे। आप स्टेबलाइज करके आप अपनी गाड़ी से भी लेके जाइए, रास्ते में जहाँ एम्बुलेंस मिल जाती है वहाँ आप चेंज कर दीजिए। कहने मतलब कि समय मेन, हर चीज़ हर घटना में समय बहुत वैल्यू रखता है। समय से आप सारी कार्रवाई करेंगे तो होने वाली घटना जो है वो कम से कम उसमें हानि होगी। भगवान की दृष्टि अब इसी में मान लीजिए छोटे बच्चे हैं या कोई भी है, किसी कारणवश गिर गया या छत से गिर गया रोड पे कैसे भी, और उसको अगर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, मान लीजिए उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, फिर आपने क्या करना है। होता क्या है कि चोट लगी तो जाने अनजाने में हम एक दूसरे से कहते नहीं है रुक जा भाई कुछ नहीं हुआ, और उसको हम सीधा करने लग पड़ते हैं, यानी हम खुद ही डॉक्टर बनने लग पड़ते हैं। डॉक्टर नहीं बनना है, आपने फर्स्ट एड देना है। आप डॉक्टर बनोगे तो उसको और ज़्यादा लॉस होगा, यानी उसका जो हाथ टूटा हुआ है आप उसको गलत तरीके से सीधा करेंगे तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। इसलिए अगर हाथ टूट गया है तो उसको उसी जगह पर आपने रोक के रखना है, उसी जगह उसको स्टेबलाइज करना है। तो अभी हमारे साथी बताएंगे आपको, आपके जो आसपास सामान अवेलेबल है, हम जितने भी टिप्स बताएंगे ये इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सब आपके आसपास आपके घर में अवेलेबल हो जाएगा। मान लो इनके हाथ में चोट लगी है, अमूमन क्या होता है कि घर गाँव में हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती इसको खींचने की कोशिश करते हैं। इसको खींचना नहीं है, जैसे ऐसे ही रखना है और इसको स्ट्रेच करना है। इसको करने के लिए हमारे पास तो ये है, आपको ये उपलब्ध नहीं मिलेगा तो क्या करना है, आपने किसी हार्ड गद्दा या घर में होगा, घर में आप पिल्लों से भी कर सकते हो, हार्ड चीज़ लेना है इसके ऊपर रखना है। लकड़ी के फट्टे भी मिल जाती है, लकड़ी के फट्टे हो गया या फिर बच्चों के स्केल होते हैं उनकी मदद से भी आप कर सकते हैं। नहीं ये कॉपियाँ होती हैं हार्ट वाली, उनको आप लगा के स्टेबल कर सकते हैं। पकड़ सुन रही है ना दाद वो कंडीशन बढ़ के वो बेहोशी की हालत में जाएगा, वो भी नहीं हो रहा तो लास्ट में क्या हमारी डेथ भी हो सकती है। और अमूमन इसमें देखा गया जो छोटे बच्चे हैं इनमें ज़्यादा केसेस देखा गया है, छोटे रहते हैं उनको जो कुछ भी मिला सीधा अपने मुंह के अंदर, चाहे वो कॉइन हो या फिर कांच की जो गोलियां आती हैं उनको निकाल लिया, अंगूठी, छोटे बच्चे ज़्यादा ये केसेस आते हैं। तो अभी हमारे साथी आपको बताएंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, चोकिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप उस छोटे बच्चे के गले में फंसा हुआ जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट है कैसे बाहर निकालेंगे। इवन अगर किसी बड़े व्यक्ति के गले में कुछ फंस गया है तो आप उसको किस कंडीशन से और किस ट्रिक से आप उसको दूर करेंगे। तो अभी हमारे साथी जो हैं आपको दिखाएंगे कि अगर ऐसे हालात आ जाते हैं तो आपको किस तरह से उससे निपटना है। जैसा कि सर ने कहा हमारे गले में कुछ फंस जाता है, ठीक है, वैसे बड़ों में तो बहुत कम आती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इशू आती है कि गले में कुछ निकल लेते हैं और फंस जाता है, ठीक है। अब ये ह्यूमन नेचर है या मानव प्रवृत्ति होती है कि इंसान के जिस जगह पे ज़्यादा चोट लगती है, जहाँ दिक्कत होता है वो अपना हाथ वहीं ले जाता है। यदि हमारे सर में दिक्कत होगी, सर दर्द करेगा तो मैं सर पे हाथ ले जाऊँगा। उसी तरह चोकिंग के केस में क्या होता है, चूँकि इसके गले में दिक्कत है, ठीक है, ये सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से, तो ये क्या करे अपना गला पकड़ रखा है। अब के इस कंडीशन में क्या है, ये बोल नहीं पाएगा ठीक से, ये बस निकालने की कोशिश करेगा कि खुद ही निकल जाए, ठीक है, पर इससे नहीं निकलेगा। ऐसा यदि पेशेंट आपको मिले, ठीक है, तो सबसे पहले तो पूछना है कि हुआ क्या है उसको, ठीक है, भाई तब क्या हुआ, देख सकते हैं मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी पूछना है, वहाँ के जो लोकल भाषा है लोकल भाषा में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले करना क्या है, इसके हाथ को हमें छुड़ाना है, ठीक है। इसके गले में फंस रखी है, वो बहुत ज़्यादा फंस रखी है और इतना दिक्कत है वो हाथ नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ रखेगा और सोचा कि उससे निकल जाए, वो उससे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसके हाथ को हमें जबरदस्ती छुड़ानी पड़ेगी। हाथ को छुड़ाने के लिए क्या है, ये जो हमारा आर्म पीट है इसके नीचे से हाथ लेना अंदर से, ठीक है। इसकी कलाइयों को पकड़नी है, यूँ कलाई पकड़ के यदि मैं जोर से झटका देके खींचूंगा तो छोड़ देगा। कोई कितना भी जोर से पकड़ रखा हो, झटका देने के बाद तो छोड़ ही देता है, ठीक है। पीछे मैंने हाथ को लॉक किया, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, पीठ पे थ्रस्ट देना है, ठीक है। थपकी जिसको बोलते हैं, थपकी मारना है, 5 मिनट थपकी दूंगा यूँ, ठीक है। अमूमन क्या है निकल ही जाती है।
ये कोई नई ट्रिक नहीं, घर गाँव में देखा होंगे छोटे बच्चे का खाते खाते कुछ फंस जाती है तो वो जो हमारी नानी या दादी होती थी वो क्या करती थी, पीठ पे मारती थी, ये वही ट्रिक है, निकल जाती है। यदि इस पर भी नहीं निकलती है तब जो तरीका है इसको ऐसे हिमलिच मैन्योर कहते हैं, ठीक है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल जिसका हाथ पीछे लॉक है अंदर से मैं हाथ लेके आया, ठीक है। अपने हाथों से जैसे मैंने आपको CPR में बताया था, जो हमारी नुकीली हड्डी होती है, जाइफाइड प्रोसेस, ठीक है। जाइफाइड प्रोसेस और जो नेवल पॉइंट होती है नाभि, उसके बीच में एक जगह को मैं चिन्हित करूँगा, ठीक है, ये वाली जगह। इसके बाद मैं अपने दूसरे हाथ को कुछ यूँ पोजिशन बनाऊंगा, जो हमारा अंगूठा है वो अंदर से होगा और जो उंगलियाँ हैं वो ऊपर से बिल्कुल ही होगी, ठीक है। ये करने के बाद जो मैंने जगह चिन्हित की थी वहाँ पे रखूँगा अंगूठा अंदर की तरफ से, दूसरे हाथ से मैं इसको यूँ लॉक करूँगा, ठीक है। लॉक करने के बाद मैं इसको थ्रस्ट दूंगा अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, इनवर्ट अपवर्ड 5 बार दूंगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, और फिर मैं ऐसे चेक करूँगा, ठीक है। यदि इसके गले में दिख रहा है मुझे वो ऑब्जेक्ट तो अपनी उंगली के सहायता से उसको निकाल दूंगा। और ये इतना इफेक्टिव होता है, यदि वाकई में इसको सही में जोर से करूँ तो सुबह ये नाश्ता किया है अभी उल्टी कर ही देगा ये, ठीक है। ऐसा करते हुए तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट निकल ही जाती है। यदि फिर भी किन्हीं कारण से ऑब्जेक्ट नहीं निकलती है और वो पूरी तरह से फंस रखी है, तब क्या होती है, हमारे सांस नली जाम हो जाता है और ये बंदा बेहोश हो सकता है, ठीक है। जब ऐसा एक कंडीशन में पेशेंट बेहोश हो जाए तो उसको बिल्कुल सहारा देते हुए उसको नीचे लेटाना है जमीन पे। हुआ क्या है, अभी बिल्कुल बेहोश होकर जाओ। यदि मैं छोड़ देता तो ये जोर से गिरता, इसके सर में चोट लग सकती थी, ठीक है। इसलिए मैंने सहारा देते हुए इसको नीचे किया, ठीक है। अब चूंकि बेहोश है तो सबसे पहले करना क्या है, मैंने मेडिकल में कॉल कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब बेहोश होकर गिर चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने बैठना है बिल्कुल जैसे CPR में आपको बताया था, हाथ की लोकेशन पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। दूसरे हाथ से इसको ऐसे लॉक करेंगे, करने के बाद फिर से उसके पेट में वही मैं थ्रस्ट दूंगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, ठीक है। करने के बाद दोबारा मैं मूव चेक करूंगा, यदि दिख रहा है तो मैं निकाल दूंगा, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से थ्रस्ट दूंगा, ठीक है। हालांकि इतना नौबत नहीं आती, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ऊपर वाला, उससे निकल ही जाती है, ठीक है। फिर भी यदि नहीं निकलती है तो हम ये वाली करेंगे। ये करने के बाद भी क्या है, हम इसकी नर्व्स चेक करना है, क्योंकि अमून हुआ क्या है, इसके गले में फंस रखा है, सांस नहीं ले पा रहा है, इस वजह से इसकी दिल की धड़कन भी रुक सकती है, ठीक है। मैं नर्व चेक करूंगा, यदि नर्व्स आ जाती है तो कोई बात नहीं, यदि नर्व्स नहीं मिलती है तो हम फिर से जैसे मैं पहले आपको बताया था CPR, वो CPR वाली कार्रवाई इसको करूंगा, ठीक है, जब तक इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता हूँ मैं, ठीक है। अब ये तो रहा बड़े में। अब मैं आपको बताऊँगा छोटे बच्चे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा होता है छोटे बच्चे, कंचे होते हैं वो निकल जाते हैं, कॉइन निकल जाते हैं, या कई बार जो बैलून्स होते हैं फटे हुए वो निकल जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, इनके गले में फंस जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो ये अपना गला भी नहीं पकड़ेगा और ना ये बता पाएगा कि इसे गले में कुछ फंस लगा, ठीक है। इसको पहचानने की जरूरत है। इसको पहचान कैसे होती है, यदि किसी बच्चे के गले में कुछ फंस रखी है तो बस रोएगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, इसकी आवाज़ आएगी भी तो अलग तरीके की आवाज़ आएगी, ठीक है। और इसके जो चेहरा है वो हल्का सा नीला पड़ने लगेगा और ये बिल्कुल रोता रहेगा। इस कंडीशन में ये समझ जाते हैं कि इसके गले में कुछ फंस रखी है। इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए किसी चेयर का सहायता लेते हैं, किसी चेयर पर बैठेंगे, चेयर नहीं है तो यूँ बैठ सकते हैं, अपने घुटनों का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। यूँ उंगली करनी है, 2 उंगली बच्चों को यूँ रखना है, ठीक है, ताकि इसका मुंह और नाक जो है बाहर रहे, दबे ना मुँह से, ठीक है। और बच्चों को कुछ यूँ रखना है, मतलब उसका जो सर है नीचे की तरफ रहेगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद में फिर जैसे उसको थ्रस्ट दिया था मैं, पीठ में थ्रस्ट देना है, ठीक है, 5 बार, ठीक है। यदि दिखेगा तो निकाल लूँगा उंगली से, नहीं दिखेगा तो मैं थ्रस्ट दूँगा, ये निकल ही जाता है। ऐसे करते करते क्या होता है, बच्चे गले में पूरा फंस रखा है, ठीक है। तो मैं दोबारा से उसकी यही पल्स चेक करूँगा, ब्रेकियल पल्स जो मैंने बताया था, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, यदि पूरा फंस जाता है गले में, वो सांस नहीं ले पाता है, इस कारण से उसकी दिल की धड़कन भी रुक जाती है, ठीक है। और उसका जो है वो हार्ट वाला केस मैंने आपको बताया था, हो सकता है, ठीक है। तो जब दिल की धड़कन रुक गई तो मैं फिर से क्या करूँगा, CPR दूंगा। यदि ये वाली नर्व चल रही है तो मैं इसको CPR नहीं दूंगा, ठीक है। ये थ्रस्ट देने से ही निकल जाता है मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें यदि किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा होगा, यदि गले में कुछ फंस गया उसको कैसे निकालना है, चलिए आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे, ठीक है। ये ट्रिक है तो छोटी, लेकिन बड़े फंस गया दिमाग काम नहीं करता है। और ये एकदम रियल फैक्ट है। मैं अपनी खुद की बात बताऊं, मेरी छोटी बच्ची थी 5-6 महीने की, और शुक्र कि मैंने NDRF ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के दौरान ये सारी ट्रिक्स मैं सीख गया था। तो मेरी पत्नी उसने बोला कि बच्ची के गले में वो फंस गया है और उसको मैंने बता रखा था, और उसने ये ट्रिक अपनाई। विदिन 10 सेकेंड अंगूठी फंस गई थी उसके गले में, वो निकल गया। तो जितना यहाँ हम बता रहे हैं कंडीशन आ सकती है, और छोटे बच्चों में तो ज़्यादा ही आता है ये सब।
तो मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो भी टिप्स बताई जा रही हैं आप लोग उसको ध्यान से सुने एवं समझ रहे हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी कंडीशन से, चाहे हमारे घर में हो या मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर अभी हम अंदर बैठे होते और लगी होती, तो किस तरह से हमने बाहर निकलना है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि अगर आग लग गई है उस कंडीशंस में आपने क्या करना है। आजकल वैसे हर जगह फायर एग्जीक्यूटर्स रखे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको चलाना भी नहीं आता है कुछ लोगों को, तो हमारे साथी उसको भी बताएंगे कि किस तरह से उसको यूज करते हैं। अब वैसे तो जो आग है, आग तो मेन देखा जाए तो ऐसे आग नहीं लगती है, लेकिन चाहे वो बिजली की हो या लकड़ी की हो, ईंधन की हो, गैसेस की हो, ये सारी अलग अलग आगे होती हैं। तो इनको हम किस तरह से दूर करें। आग लगने के लिए मेन चीज़ क्या है कि आपका ईंधन होना चाहिए, हवा और उष्मा, इन तीनों के मिश्रण से ही आग लगेगी। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ गायब है तो आग नहीं लगेगी। तो मैं बता रहा था कि फायर एग्जीक्यूटर्स रखे होते हैं पर लगाना, इनको यूज करना नहीं आता है। तो अभी मेरे साथी आपको बताएंगे इसको यूज कैसे करते हैं। इसको यूज़ करने का बस सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसका एक मेथड है पास, ठीक है। पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। इसका जो सेफ्टी पिन होगा इसको आपने खींचना है, सेफ्टी पिन को आपने खींचना है, ठीक है। ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पर आग लगी हो वहाँ पर आपने एम करना है। मान लीजिए यहाँ आग लगी तो आपने यहाँ पे एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर। एस फॉर स्क्वीज। स्क्वीज मीन्स आपने स्क्वीज दबाना है, आपने यहाँ से प्रेस करना है आपने स्क्वीज। और स्वैप, तो झाड़ू की तरह आपने स्वैप कर देना है इसको, ठीक है। ये वहाँ पर आपने मतलब जहाँ शुरुआती जो आग होती है आपने वहाँ पर इसका यूज़ करना है। मान लीजिए जैसे पूरी बिल्डिंग में आग लगी, आप बाहर से इसका कोई काम नहीं है। या ये तो जो ये वाला आपका फायर एग्जीक्यूटर है ये आपका मल्टीपर्पज़ है। आप इसको मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। पहले होता क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि आग अलग अलग तरीके से होती है, इलेक्ट्रिसिटी से अलग होती है और लकड़ी की अलग हो गई, ईंधन की अलग हो गई। तो पहले क्या अलग अलग एग्जीक्यूटर्स आते थे कि वो पर्टिकुलर उसी जगह पे काम करेगा। बिजली की अगर आग लगी है तो उसमें बिजली वाला ही चाहिए, लेकिन ये क्या है मल्टीपर्पज़ है, किसी भी तरह की आग लगी हो वो इस पर इफेक्टिव है। और इसका जैसा कि अभी बताया साथी ने कि अगर बड़ी मात्रा में मान लीजिए आग लगी है तो वहाँ इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग की है कहीं छोटे उसमें तो आप इसको अगर करेंगे तो इजीली वो आग बुझ ही जाएगी। अब इसी कंडीशंस में मान लीजिए कि आग लग गई, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था आग की कि अगर आग लग गई है और हमारे कुछ साथी मान लीजिए कमरे के अंदर फंस गए हैं, तो उनको आप किस तरह से बाहर लाएंगे। क्योंकि जब आग लगेगी तो पूरे रूम में धुआं भी होगा। अगर आप ऐसे सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं आप भी इफेक्टिव हो जाएंगी। धुआं में क्या होता है, उसके धुएं के साथ कुछ उसमें जहरीली गैसें भी होंगी। तो आपने किस तरह से रूम के अंदर एंट्री करनी है और आपको अपने साथी को वापस लाना है, तो वो अभी हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए जैसे आपके फ्लोर में आग लगी है, आपने रूम से अपने साथी को बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें सबसे छोटी से छोटी पोजीशन बनाएंगे आप, बिल्कुल ज़मीन के साथ होगा, क्योंकि जो जहरीली गैसें होती है वो सारी ऊपर होती है, तो आप ऐसे खड़े खड़े एंट्री नहीं कर सकते उसमें। तो आपने छोटी से छोटी पोजीशन बना के जाना है अंदर और अपने साथी के पास पहुंच के इसमें फर्स्ट आएगा आपका कॉलर ड्रैग। तो अपने साथी का आपने क्या करना है, शर्ट के 2 बटन खोल देने हैं और जो कॉलर होगा उसको फोल्ड कर देना है आपने, क्योंकि जब आप कॉलर खींचोगे तो वो फट भी सकता है। और जो आपका सर होगा आपके साथी का, उसको अपने दोनों हाथों से ऐसे सपोर्ट देना है आपने। और आप ये पीछे भी देखना कि कोई मतलब कुछ चुभने वाली चीज़ तो नहीं है, शीशे वगैरह कुछ भी होते हैं, आग जलती है, आप कुछ भी गिरा हो सकता है, तो उसे अपने पैरों से आपने साफ कर देना है आपने और खींच के आपने रूम से बाहर ले आना है। यह आ गया आपका फर्स्ट कॉलर ड्रैग। इसी में एक आता है आपका, एक सेकंड है फायरमैन ड्रैग। इसमें आप क्या करेंगे, एक रुमाल लेंगे, वही रूम के अंदर एंट्री करने का आपका सेम ही रहेगा। आप बिल्कुल छोटी से छोटी पोजीशन बना के आप वैसे ही सेम जाएंगे, एंट्री करेंगे रूम के अंदर और क्या करेंगे, जो आपका साथी है उसके हाथ को आप बांध देंगे। बांधने के बाद क्या करना है, आपने गले पे ले लेना है उसका हाथ को और जो आपका लेफ्ट वाला हाथ होगा उससे
सर को सपोर्ट देना, सर को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और राइट हैंड से वही चीज़ जो आगे कुछ चुभने वाली चीज़ जो अगर हम खींच के ले जाएंगे, अगर नीचे से कोई चुभ ना जाए उसे साफ करना है आपने। और सेम आगे यानी फिर आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके में क्या है कि कोई भारी व्यक्ति भी है तो उसको आप अपने गले में माले की तरह डाल के उसके हाथ को इजीली लेके जा सकते हैं। अभी इसमें आपको एक और तरीका बताएंगे कि आप कंबल की मदद से किस तरह से उसको बाहर लाएंगे। तो कंबल में क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने गेट के बाहर ही, यानी जिस कमरे से आपने निकालना है उस कमरे से बाहर ही इसको हाफ फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरह से। क्योंकि आप कमरे के अंदर आके ये नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि कमरे के अंदर काफ़ी धुआं होगा, जहरीली गैसें हो सकती हैं, आप भी इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसको कमरे के बाहर ही फोल्ड करना है। बाहर से तैयार करके ले जाएंगे आप कंबल को, और अंदर जाने के बाद सेम वही जाने का तरीका वही रहेगा। और जो इसका फोल्ड किया हुआ हिस्सा होगा वो आपके साथी की तरफ होगा। उसके बाद क्या करना है, आपने इसे पैर को उठाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे ले लेना, और जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा होगा उसको खोल देना। और उसके बाद आप सीधे कर, और कमर को नीचे से गांठ बांध देना आपने। ये नीचे गांठ जरूर लगानी है, नहीं होगा क्या कि आप जब कंबल को खींचेंगे तो बंदा भारी होगा, वो नीचे ही रह जाएगा, कंबल ही आगे आएगा सिर्फ। इसलिए अगर आप गांठ लगा देंगे तो बंदा पीछे खिसकेगा नहीं, कंबल के साथ ही आएगा। और जैसा फर्स्ट किया था कॉलर ड्रैग में, वैसे ही सेम इसको ऊपर से फोल्ड कर देना है आपने। ऊपर से फोल्ड करने के बाद फिर वही सर को उठा के दोनों हाथों के ऊपर सेम आप ड्रैग कर सकते हैं। आप कुछ इन ट्रिक्स को अपना के अपने साथी को बाहर ला सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए ये तो आपने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन कहीं दूसरी मंजिल में ये हुआ था, अब बीच में सीढ़ियाँ पड़ गई, तो अब आप सीढ़ी में तो हम ऐसे खींच नहीं सकते हैं ना कि कंबल में बंधा है। इसमें भी सिंपल तरीका है, आपने क्या करना है, सबसे पहले घुटनों को फोल्ड कर देना है और पंजों के ऊपर ऐसे पाँव रख देना है आपने, ठीक है। और जो आपके साथी का हाथ होगा वो या तो क्रॉस में होगा या तो मेरा हाथ क्रॉस में होगा, एक का हाथ सीधे में रहेगा। जैसे अभी मैंने अपने हाथ को क्रॉस में कर दिया, इनका हाथ सीधे में, और इनको जोर से खींचना है झटके से आपने, ठीक है। झटके से खींच के आगे से हाथ क्रॉस में आपने ऐसे पकड़ लेना, और आप सीढ़ी से नीचे आराम से उतार सकते हैं। ये जब आप उठाएंगे तो इसको आपको थोड़ा सा झटके से उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है तो उसका भार जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा झटके से उठाना पड़ेगा। अब इसी में एक दूसरी ट्रिक है, एक दूसरी ट्रिक है, ये सेम वही है। इसमें आपने क्या करना, सबसे पहले घुटनों को फोल्ड कर देना है, पंजों को दबाना। इसमें हाथ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें सिंपल आपने हाथ को पकड़ना है, जोर से खींचना और यूँ खड़े कर देना, और जो आपका जो राइट हैंड होगा उसको पाँव के बीच से डाल के यहाँ से पकड़ के, और आपका जो लेफ्ट वाला हाथ होगा उससे आपने यूँ सपोर्ट देके सीढ़ी से नीचे आप आराम से उतार सकते हैं। यानी आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे आप उसको अपना सकते हैं और उसको सीढ़ियों से नीचे उतार सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये सारे इमरजेंसी में थे, मान लीजिए आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके बाद एम्बुलेंस पर रोड पे खड़ी है, आपने कैसे पहुँचाना है। आपका अगर स्ट्रेचर नहीं है तो आप स्ट्रेचर कैसे तैयार कर सकते हैं वो बता देते हैं आप। क्योंकि हर घर में स्ट्रेचर तो मिल नहीं सकते हैं, और ये हमारा क्या पहाड़ी इलाका होता है, हमें यहाँ हमारा घर है और रोड क्या है दूर हुई, तो एम्बुलेंस हमारी रोड पे खड़ी हुई है, तो अब वहाँ तक पहुँचाने के लिए तो हमें स्ट्रेचर चाहिए ना। तो आप इम्प्रोवाइज तरीके से, यानी मैंने पहले ही बताया कि जो भी है आपके आसपास ही सामान अवेलेबल होगा, आपने एक कंबल लेना है और उस कंबल की मदद से एक स्ट्रेचर को आप तैयार कर सकते हैं। कंबल या बेडशीट कुछ भी हो आपको पूरा खोल देना, उसके बाद उसके बीचों बीच आपने कोई बम्बू मिले कुछ उसे रख देना और उसको फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद उसी के ऊपर दूसरा बम्बू रख देना है, पेशेंट के साइज के हिसाब से, कोई ज़्यादा मोटा चौड़ा जैसा भी हो उस हिसाब से आपने बम्बू को रखना है और उसके ऊपर ओवरलैप कर देना आपने। और
ये आपका स्ट्रेचर बन के तैयार हो रेडी हो गया। जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, इसमें कोई भी आए इजीली वो टूटेगा नहीं और आप इसको आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हमारे जो घर में अवेलेबल है बांस के बम्बू हो गए और कंबल हो गया, उसकी मदद से आप स्ट्रेचर को बना के और अगर कंडीशंस पड़ती है ऐसी तो आप लेके पेशेंट को जा सकते हैं। कंबल नहीं है तो आपके घर में बेड शीट होगी, आप उसकी भी मदद से इसको बना सकते हैं। अब ये इसी में बताऊंगा एक और तरीका स्ट्रेचर बनाने का। मान लीजिए कंबल नहीं मिल रहा, बेडशीट नहीं मिल रही है, तो हमारे घरों में क्या है खाली चावल के कट्टे वगैरह पड़े होते हैं, चावल हुआ दाल हुआ, तो उसकी मदद से आप किस तरह से स्ट्रेचर को बना सकते हैं। आपने क्या करना है, खाली कट्टे लेने हैं, एक सिरा तो ऑलरेडी खुला ही होगा, उसके जो दूसरा सिरा है नीचे वाला उसको भी कट करके यानी आर पार उसके बीच से बम्बू जा सके आप कट कर दीजिए और कुछ इस तरह से अंदर डाल दीजिए। और ये भी एक स्ट्रेचर बनके तैयार हो गया। आपने देखा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। कोई भी स्ट्रेचर चाहे वो कंबल का हो, बोरी का हो, आप 5 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसी में हम आपको बताएंगे कंडीशन ये हो जाती है जल्दबाजी में, मान लीजिए कट्टा भी नहीं मिल रहा है, ये भी हमारे साथ इसमें भी बोरिंग का मतलब ये आपका लोड जो है इजीली ले ही लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कट्टे का हल्का है तो ये टूट जाएगा, कहीं नहीं टूटता है, आप इसको लेके जा सकते हैं। जी तो मैं चर्चा कर रहा था कि मान लीजिए कंबल भी नहीं मिल पाया समय से, बेडशीट भी नहीं मिल पाई और कट्टे भी नहीं मिल पाए, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे आसपास गांव घर के लोग तो इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो उनमें से लोग जो होंगे वो कपड़े पहन रखे होंगे, कोई टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, स्वेटर हो गया, तो उसकी मदद से भी आप स्ट्रेचर बना सकते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर बंदे खड़े हैं, टी शर्ट डाल रखे हैं, तो आप उन टी शर्ट की मदद से स्ट्रेचर को तैयार कर सकते हैं। आ जाइए। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो आपने क्या करना है, जो टी शर्ट डाल रखा है बंदा वो कुछ इस तरह से बम्बू पकड़ लेगा और आपने क्या करना, सीधा इसको पकड़ के रिमूव कर देना। कीजिए आप, उल्टा कर देना, बस उसकी टी शर्ट को उल्टा रिमूव कर देना। ये आपने देख लेना है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो 2-3 टी शर्ट से भी हो जाएगा, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो 4-5 टी शर्ट भी आप यूज कर सकते हैं और ये कहीं नहीं टूटेगा फटेगा, इजली आपका लोड ले ही लेगा ये। तो ये देखिए टी शर्ट की मदद से भी आपका एक स्ट्रेचर बन गया है। और अभी देखना ये भाई है, ये इजीली इस पे लेटेगा और ये कहीं नहीं टूटेगा। ठीक है, ये देखिए कि टी शर्ट से भी आपने स्ट्रेचर बना लिया और अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो आप लेके जा सकते हैं नज़दीकी हॉस्पिटल तक या फिर एम्बुलेंस तक।
तो अगर कभी ऐसी कंडीशंस आई तो ये आप लोग कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो एक बार मैं दोबारा से फिर रिपीट करूंगा कि जो आज का हमारा चल रहा था प्रोग्राम, इसमें आप लोगों ने CPR के बारे में देखा, समझा, उसके बाद ब्लड कंट्रोल के बारे में जाना, फ्रैक्चर अगर हो गया तो उसके बारे में आपने जाना, इवन चॉकिंग हो गई, गले में फंस गया छोटे बच्चे या बड़े का, तो आपने किस तरह से उसको दूर किया, और लास्ट में स्ट्रेचर बनाना भी आपने सीखा, एग्जीक्यूटर भी चलाना सीखा। तो हमारे पास टिक तो ऐसी दुनिया भर की हैं, और लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि हमें कहीं नेक्स्ट जगह भी प्रोग्राम करना है। और अगर मुझे हमारी टीम को दोबारा कभी ऐसा मौका मिला तो हम आप लोगों के बीच ज़रूर आएंगे। और आप लोगों ने ध्यान से सुना समझा, इसके लिए एक बार मैं पुनः 14वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।